जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हम एमपीपीएससी के लिए और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश के किसी एक टॉपिक से संपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना एवं भौतिक विस्तार के संबंधित टॉपिक के जितने भी प्रश्न होंगे उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत सी जानकारी ऐसी मिलने वाली है जो परीक्षा उपयोगी आपके लिए हो सकती है। साथियों, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी प्री के लिए, यह उसकी जानकारी दी गई है। साथियों, हम ज़्यादा विलंब यहाँ पर नहीं करेंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यह पीडीएफ एक दिन बाद यहाँ पर प्रदान की जाएगी। आपको ऐप पर या टेलीग्राम पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, आज टॉपिक हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, जो कि भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक भाग से संबंधित है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, अपने निकटतम समुद्र तट से मध्य प्रदेश लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं 150 किलोमीटर, 200, 280 या 300 किलोमीटर। तो साथियों, सही उत्तर है मध्य प्रदेश की जो दूरी है उसकी, यदि हम बॉर्डर की बात करें जो समुद्र के सबसे ज़्यादा पास है, वह 200 किलोमीटर है। और आप इसका अनुमान लगा सकते हैं यह कहाँ की होगी। यह होगी मालवा के पठार के यहाँ की, जो झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र लगता है वहाँ से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके। मध्य प्रदेश का निकटतम तट अलीराजपुर जिले से गुजरात के अंतिम बिंदु तक है, जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है। तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी या विंध्य श्रेणी में। साथियों, यह प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, तो इस तरह के प्रश्न आप गलत ना करें, इसका उत्तर दें। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? और इसका सही उत्तर है महादेव पहाड़ियों में, महादेव श्रेणियों में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर स्थित है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट देख लेते हैं कुछ। धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर लगभग है। पचमढ़ी पिपरिया तहसील, जिला होशंगाबाद में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी नहीं है? साथियों, ये आपने पढ़ा होगा यह प्रश्न कि कौन सी भ्रंश घाटी है और कौन सी भ्रंश घाटी नहीं है। ऑप्शन है आपके चंबल घाटी, ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी या सोन घाटी। तो आपका इसका सही उत्तर होगा साथियों चंबल घाटी, क्योंकि सोन नदी भ्रंश घाटी में बहती है जो कि उत्तर की ओर बहती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों भ्रंश घाटियाँ बनाती हैं। यह बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रश्न है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चंबल नदी को अपने विस्तृत खंडों अवखंडों जो कि अवनालिका अपरदन के कारण होता है उसके लिए जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं सिद्ध बाबा, राला मंडल, सिगार या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है सिगार। सिगार को आप याद रखें मालवा की सबसे ऊंची चोटी के नाम से। चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। मालवा के पठार की प्रमुख चोटी सिगार है और सिगार की जो ऊंचाई है वह 881 मीटर है। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्रिस्टेशियस काल में भूगर्भिक हलचल द्वारा किसका निर्माण हुआ है? क्रिस्टेशियस काल में किसका निर्माण हुआ है? ऑप्शन है शिवालिक, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और अरावली। सही उत्तर है दक्कन के पठार का। दक्कन का पठार क्रिस्टेशियस काल में हुआ है। इसको याद रखें साथियों, आगे भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। दक्कन का पठार विशाल प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिणी सीमा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार, यह प्रश्न पूछा जाता है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 8 राज्यों में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी विशेषता है। समुद्र से घिरा हुआ है क्या मध्य प्रदेश? यह पूर्ण रूप से भू आवेष्टित है या अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला है या इनमें से सभी विशेषताएं मध्य प्रदेश की हैं? तो साथियों, समुद्र हमारे यहाँ नहीं लगता है, 200 किलोमीटर दूर न्यूनतम दूरी पर है, जो कि अलीराजपुर से गुजरात का तट लगता है।
अंतर्राष्ट्रीय रेखा को नहीं छूते हैं हम, क्योंकि 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 5 राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इनसे इसकी सीमा छूती है और सबसे ज़्यादा छेले उत्तर प्रदेश के छूते हैं। तो इस तरह से यह हो गया, ये भी गलत हो गया तीसरा। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है अब। तो अब बचा है भू आविष्ठित राज्य। तो मध्य प्रदेश भू आविष्ठित राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्कियन क्रम की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? आर्कियन क्रम की आपके ऑप्शन है पैतृक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, मूलभूत चट्टानें या इनमें से सभी। आर्कियन युग की चट्टानों को सभी नामों से जाना जाता है। उन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, पैतृक चट्टान भी कहते हैं, मूलभूत चट्टान भी उन्हें कहा जाता है। इस तरह से उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैकल श्रेणी की आकृति किस प्रकार की है? मैकल श्रेणी को बताना है चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है या त्रिभुजाकार है। साथियों, मैकल श्रेणी चंद्राकार रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ देखते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। इसकी आकृति त्रिकोणाकार अर्धचंद्राकार है। इस पर्वत श्रृंखला को बैगा जनजाति का घर भी कहा जाता है। मैकल श्रेणी को बैगा जनजाति का घर कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी पूछा गया है, पहली नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास पारसनाथ, अमरकंटक, धनझारी या गुरु शिखर। सही उत्तर है अमरकंटक। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से निर्मित चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है। महादेव पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक है, इस तरह से यह हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। वहां पर गुरु शिखर दिया था, गुरु शिखर तो अरावली की ऊंची चोटी आती है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यदि आपको मैप याद होगा तो आप यह प्रश्न को कर पाएंगे। जोहिला, सोन, महानदी या नर्मदा। साथियों, इसका सही उत्तर है अमरकंटक पठार के उत्तर में कौन सी नदी? साथियों, नर्मदा यहां पर गलत दिख रहा है, इसका सही उत्तर होगा सोन। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर विस्तृत है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर विस्तृत है? 9% पर, 15% पर, 11% पर या 14% पर? सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है 11% पर। सतपुड़ा मैकल श्रेणी संपूर्ण मध्य प्रदेश के 11% पर फैली हुई है और इसका सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर ऊंची है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। हमने अभी पिछले प्रश्नों में इसे देखा है। अगले प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? विंध्यनशैल समूह का, गोंडवाना समूह का, दक्कन ट्रैप का या इनमें से कोई नहीं? साथियों, यह तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड के हिस्से के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य श्रेणी की बात करते हैं। बेल चोटी, मेकाई चोटी, कास्केड चोटी या गुडविल चोटी? साथियों, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल श्रेणी को जाना जाता है, जिसे हम सद्भावना शिखर भी कहते हैं। ये विंध्य श्रेणी में आती है। इसकी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। विंध्याचल पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है, इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको यहां पर चुनना है। कुछ कथन दिए जाएंगे, जैसे कि राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई 605 किलोमीटर है। राज्य के क्षेत्रफल 30-82-45 वर्ग किलोमीटर है या भारत के 10% का हिस्सा है? आपको यह बताना है। ये सी ऑप्शन में 30, 82, 52 लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही उत्तर है ए, बी, सी तीनों सही हैं। ये डी ऑप्शन इसका गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है आपके मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। तो साथियों, पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र में अपन लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न गलत, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, सोन, नर्मदा घाटी आदि को पढ़ा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। छोटा नागपुर का पठार नहीं आता है, यह झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं आते हैं? नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास, विदिशा, बैतूल, नरसिंहपुर। इसका सही उत्तर है बैतूल और नरसिंहपुर। बैतूल और नरसिंहपुर इसमें नहीं आते हैं, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का पश्चिम मध्य क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो साथियों, मालवा के पठार को मध्य क्षेत्र, पश्चिमी मध्य क्षेत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? मंदसौर शहर। अब यहां पर ऑप्शन है बुंदेलखंड, मालवा, बेनगंगा घाटी या सतपुड़ा। तो मालवा इसका सही उत्तर है, मंदसौर आप लगा सकते हैं आराम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, सही बात है। भौगोलिक दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सही बात है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा नहीं बनाती है, उत्तरी सीमा बनाती है। ऑप्शन सी गलत है। मध्य प्रदेश गंगा नदी बेसिन का भाग है, यह बात सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आ, वा और दा, सा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? साथियों, यह प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहां पर 2 डाटा मिलते हैं। कहीं कहीं की पुस्तकों में मालवा के पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती हुई जान पड़ती है और कहीं कहीं बघेलखंड के पठार को। तो इस प्रश्न में ऑप्शन में बघेलखंड नहीं है, मालवा का पठार है, इसलिए मालवा का पठार यहां पर सही उत्तर होगा। यदि मालवा का पठार नहीं होता, बघेलखंड होता, तो बघेलखंड इसका सही उत्तर होता। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में यह रहेगा कि यदि दोनों ऑप्शन होते तो क्या होता? दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, और यदि आते हैं तो आयोग इस प्रश्न को निश्चित तौर पर हटा देगा, क्योंकि विवादित प्रश्न हमेशा से हटा दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, यह आपको याद होगा। अगले प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाने वाला हीरा किस काल के शैल समूह में पाया जाता है? कुड़प्पा शैल समूह में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत के पठार से निकलती है? यह है कुआरी नदी, मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? यह रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन आपको छांटना है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, यह सही बात है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, बिल्कुल काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और जोहिला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। जोहिला इस पठार से कहाँ निकलती है? वो अमरकंटक से निकलती है, जो कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है, इसलिए यह असत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है सिद्ध बाबा, क्योंकि सिद्ध बाबा जो होते हैं वो बुंदेली होते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को वाटर शेड कहा जाता है। वाटर शेड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यह आपको बताना है। सर्वाधिक नदियों के उद्गम के कारण, जल प्रपातों के कारण, वनों के कारण या अत्यधिक वर्षा के कारण इनको वाटर शेड कहा जाता है। तो सर्वाधिक नदियों के उद्गम के कारण सतपुड़ा मेकल श्रेणी को वाटर शेड की संज्ञा दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असीरगढ़ की पहाड़ी एवं नर्मदा नदी के मध्य में स्थित क्या है? असीरगढ़ और नर्मदा के मध्य में क्या स्थित है? नेमाड़ का मैदान, जालौन का मैदान, डबरा का मैदान या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर होगा साथियों नेमाड़ का मैदान। नेमाड़ का मैदान असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य में स्थित पड़ता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी के दक्षिण में स्थित पठार कौन सा है? सोन नदी के दक्षिण में बघेलखंड का पठार यहां पर आता है। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट तथा गुलाबी बलुआ पत्थर के निक्षेपों से कौन सी पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? क्वार्टजाइट तथा गुलाबी बलुआ पत्थर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में या कैमूर श्रेणी में? यहां पर आपको इसका उत्तर बताना है। साथियों, क्वार्टजाइट जो है वो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में पाए जाते हैं।
क्वार्टजाइट पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, याद रखना आप। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? दूसरे सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड, मालवा का पठार या रीवा पन्ना का पठार। तो साथियों इसका सबसे सही उत्तर होगा नर्मदा सोन घाटी। पहले नंबर पर मालवा का पठार आता है, दूसरे नंबर पर नर्मदा सोन घाटी आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है? अभी हमने पढ़ा था क्वार्टजाइट कहाँ से मिलता है, क्वार्टजाइट एवं गुलाबी बलुआ पत्थर, तो इसका था पूर्वी सतपुड़ा। अब बात कर रहे हैं किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? इसका उत्तर है मैकल का पठार। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से मैकल का पर्वत का पठार बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा सोन घाटी कितने क्षेत्र पर फैली हुई है? नर्मदा सोन घाटी 86,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य का कृषि उत्पादन में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा कृषि कहां पर होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश राज्य का कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी, और प्रथम स्थान पर आता है मालवा का पठार। मालवा के पठार को ही गेहूं की डलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है जायद फसलों के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? जायद फसलों के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? नर्मदा सोन घाटी जायद फसलों के लिए विख्यात है, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारवेली एवं मलाजखंड का जो खदानें हैं वो किस पठार के अंतर्गत आती हैं? भारवेली एवं मलाजखंड, मालवा, सतपुड़ा, मध्य भारत का पठार या बघेलखंड का पठार? साथियों भारवेली और मलाजखंड की कठानें सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आती हैं, और ये कहां पर हैं? ये बालाघाट में है। मलाजखंड तांबे की है और भारवेली मैग्नीज की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप भागों में बांटा गया है? मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप भागों में बांटा गया है? यह है 5 भागों में बांटा गया है। कौन से पठार की मुख्य उपज तेंदुपत्ता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत का पठार या रीवा पन्ना का पठार? तेंदुपत्ता कहाँ की मुख्य उपज है? तो बुंदेलखंड में साथियों तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा एकत्रित किया जाता है, और इसका केंद्र जबलपुर है। तेंदुपत्ता का ध्यान रखना है आपको। शुष्क एवं कटीले वन किस पठार की विशेषताएं हैं? शुष्क एवं कटीले वन। ऑप्शन है बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार या बघेलखंड का पठार। शुष्क एवं कटीले। साथियों इसका सही उत्तर होगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार इसका कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण आर्द्रता कम रहती है, और जो वन है वो शुष्क एवं कटीले हो जाते हैं, क्योंकि पत्तियों का रूपांतरण कांटों में हो जाता है, इसलिए यह मध्य भारत की विशेषता है। आगे चलते हैं। कौन सा पठार बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? यदि मैप के हिसाब से आप सोचेंगे, एज्यूम करेंगे, तो आप इसका उत्तर आराम से लगा सकेंगे। बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड या मध्य भारत का पठार? साथियों आपको पता होगा कि बघेलखंड के पठार से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे भी वर्षा होती है। अगले प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषताएं हैं? साथियों यह प्रश्न अभी हमने भी देखा था। वहां हमने देखा था कि जो शुष्क हैं और कटीले वन हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? वो हमने देखे थे मध्य भारत के पठार में, क्योंकि वहां पर वर्षा कम होती है। यहां पर अब ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। शुष्क और पतझड़ वन यह बघेलखंड के पठार में आते हैं। अपेक्षाकृत इनके लिए वर्षा जो कटीले वन थे उनसे ज़्यादा वर्षा होती है, वहां पर शुष्क पतझड़ वन प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा भौगोलिक प्रदेश मध्य प्रदेश की अन्य पेटी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड या मालवा का पठार। सही उत्तर साथियों आपको पता होगा इसका, नर्मदा सोन घाटी को अन्न की पेटी के नाम से जाना जाता है। और गेहूं की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है यह आपको बताना है। आगे प्रश्न भी आने वाला है। मध्य प्रदेश गोमनपुर चोटी किस पठार में स्थित है? साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह संभावित है कि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, जरूरी नहीं एमपीपीएससी या अन्य किसी परीक्षा में जरूर आ सकता है। गोमनपुर चोटी, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार या मालवा का पठार? साथियों गोमनपुर चोटी मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग क्या है? साथियों, जब हमने मालवा के पठार से संबंधित अभी प्रश्न पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि मालवा के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर होती है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पठार का निर्माण क्रिस्टेशियस युग के अंतिम समय में हुआ है? क्रिस्टेशियस युग के अंतिम समय में। मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार? क्रिस्टेशियस युग के अंतिम में निर्मित हुआ है साथियों मालवा का पठार, क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण फिर हुआ था मालवा के पठार का। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है? अभी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि मालवा के पठार को गेहूं की डलिया के रूप में जाना जाता है और अनाज की पेटी के रूप में नर्मदा सोन घाटी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पठार में वर्षा की मात्रा सबसे कम होती है? ये हमने पढ़ा था साथियों अभी इससे पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे कि शुष्क और कटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य भारत के पठार में। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्षा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के पठार की विशेषता नहीं है? मध्य भारत के पठार की विशेषता, इसे चंपल का उप आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को बिल्कुल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र 10.7 भाग पर विस्तृत हैं। इस पठार का जनसंख्या घनत्व अधिक है या मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है? साथियों, मृदा अपरदन होता है, अवनालिका हमने पढ़ा हुआ है, चंबल उपाद्र प्रदेश है ही, और भौगोलिक क्षेत्र 10.7% पर फैला हुआ है मध्य भारत का पठार। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक वहाँ होता है जहाँ पर जलवायवीय दशाएं और जल मृदा आदि की जो दशाएं हैं जो उन्नत कोटि की पाई जाती हैं, यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर, और यहाँ पर सुविधाओं का इतनी ज़्यादा आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर कम है। लाहौर, डबरा एवं करेरा तहसीलें किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार? आपको सही उत्तर बताना है। बुंदेलखंड के पठार की ये तहसीलें आती हैं, डबरा, जबरा। कौन सा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? नर्मदा और चंबल के मध्य जो विभाजक का कार्य करता है वह है मालवा का पठार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 772 मीटर ऊंची सद्भावना शिखर को किस नाम से जाना जाता है? सद्भावना शिखर साथियों हमने पढ़ा था, जो उसे गुडविल भी बोला जाता था। यह विंध्य की ऊंची चोटी थी, सबसे ऊंची। इसका गुडविल एक नाम होता है। कलुमार शिखर भी इसी का नाम है, और कालुम्बे शिखर भी सद्भावना शिखर को ही बोला जाता है। साथियों, यह प्रश्न अलग अलग रूप में पूछा जाता है, जैसे कि कालुम्बे शिखर किसकी ऊंची चोटी है, कलुमार शिखर किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? तो आपको याद रखना है सद्भावना विंध्य का शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टानों की विशेषता है? आर्कियन चट्टानों की विशेषता, यह जीवाश्म एवं जीवाश्म रहित होती हैं, जीव रहित एवं जीवाश्म रहित होती हैं। यह चट्टानें ग्रेनाइट एवं नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें पैतृक अथवा प्रारंभिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो साथियों, सभी सही है। क्लोजपैट क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ उपस्थित हैं? क्लोजपैट, ऑप्शन है क्वार्टजाइट, कॉपर के पाइराइट, मैग्नीज या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से क्लोजपैट क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक संरचना का निर्माण मुख्यतः दक्कन ट्रैप के अलावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्तरीकरण से हुआ है? मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार या मालवा का पठार? दक्कन ट्रैप का निर्माण, साथियों यह प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। बघेलखंड का पठार दक्कन ट्रैप के अलावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्तरीकरण से हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार से किस मानव समुदाय के बसने का पता चला है? मध्य भारत के पठार से मध्य पाषाणकालीन मानव, पाषाणकालीन मानव, पूर्व प्रागैतिहासिक मानव, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है पूर्व प्रागैतिहासिक मानव का मध्य भारत के पठार से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी या पहाड़ी मालवा के पठार में स्थित है? गोमनपुर चोटी, सिगार चोटी, धजारी चोटी या उपरोक्त सभी चोटियां? साथियों, गोमनपुर चोटी हमने इससे पहले पढ़ी थी कि कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर था मालवा का पठार। हमने यह भी पढ़ा था कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे हमने सिगार की चोटी भी पढ़ा था। जब दो ऑप्शन मिल गए हैं तो तीसरा ऑप्शन भी इसी में होगा, इसलिए उत्तर होगा उपरोक्त सभी। धजारी चोटी भी कहाँ पर पाई जाती है? मालवा के पठार में, और मालवा के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है।
निम्नलिखित में से किस पठार को विंध्यन कागारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा कि रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कागारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड या मध्य भारत का पठार? इसका सही उत्तर है साथियों बघेलखंड का पठार सबसे छोटा क्षेत्र है। रीवा पन्ना के पठार पर प्रारंभ में किन का शासन रहा है? ऑप्शन है गोंड वंश, है वंश, चंदेल वंश या वाकाटक वंश। साथियों इसका सही उत्तर है वंश के शासकों ने रीवा पन्ना के पठार पर शासन किया था। हमने इससे पहले पढ़ा था रीवा पन्ना का पठार विंध्य कागारी प्रदेश का उदाहरण है और है वंश के शासकों ने प्रारंभिक तौर पर इस पर शासन किया था। अंतर्भेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? अंतर्भेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? कार्बोनिफेरस, प्लीटोस्टीन, क्रिस्टेशियस काल या होलोसीन? इसका सही उत्तर है साथियों क्रिस्टेशियस काल में। हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं क्रिस्टेशियस काल वो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस काल में। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? मध्य भारत के पठार में स्थित है चंबल घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा चंबल घाटी, क्योंकि चंबल ऊपर से बहती हुई जाती है और मध्य भारत के पठार में वह बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र गुजरात के शासक व्याघ्रदेव के अधीन रहा है? व्याघ्रदेव, इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड व्याघ्रदेव के अधीन रहा है, यह आपको पता होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मालवा के पठार से संबंध में कौन सा कथन गलत है? कथन आपको छांटना है कि कौन सा गलत है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, यह कथन सही है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, यह कथन भी सत्य है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है, यह भी सही बात है। जोहिला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। साथियों यह प्रश्न हम लगा चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात जोहिला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि यह निकलती है अमरकंटक से। आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश कौन सा है? नर्मदा घाटी को मध्य प्रदेश के सबसे निचले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन है महादेव श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, मैकाल श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। जो पश्चिमी सतपुड़ा है इसे जाना जाता है राजपीपला श्रेणी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कहलाती है? बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा। साथियों ऑप्शन के हिसाब से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। क्षिप्रा मालवा में बहती है, चंबल भी मालवा और मध्य भारत के पठार में बहती है, ताप्ती नदी दक्षिणी मध्य प्रदेश में बहती है। अब ऑप्शन में बचा है बेतवा, तो बेतवा को ही बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा सोन घाटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह चुनना है नर्मदा सोन वैली। यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। यह घाटी प्रदेश का सबसे निचला भाग है। इस घाटी को प्रदेश की अन्य पेटी कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। साथियों सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नर्मदा सोन घाटी हमने पढ़ा था सबसे निचला भाग भी होता है, अन्न की पेटी कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को, और यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। भ्रंश घाटी, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? यहाँ पर जिले की बात कर रहे हैं कि अन्य राज्य से किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा मिलती है, तो साथियों यह है नीमच। नीमच सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय जिला सीमा बनाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस पठार का भाग माना जाता था? सही उत्तर है पूर्व का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार या उत्तर का पठार। तो साथियों दक्षिण का पठार जो दक्षिणी पठार है इसके रूप में मध्य प्रदेश के संपूर्ण भाग को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण रचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर की श्रेणियां, मैकल पर्वत या मध्य उच्च प्रदेश? तो साथियों मध्य उच्च प्रदेश चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग है। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? धारवाड़ जिले में धारवाड़ सेल समूह जो बालाघाट में पाई जाती है साथियों उसे कहा जाता है सौंसर सीरीज। अगला प्रश्न है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? ग्वालियर, सौंसर, बिजावर, संकोली?
साथियों, बिजावर श्रेणी के अंतर्गत पन्ना की हीरे की खदानें पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तालचर, बाघ सीरीज, पचमढ़ी या उपरोक्त सभी? लोअर गोंडवाना। साथियों, इसे जाना जाता है तालचर श्रेणी के नाम से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बताना है। सांची का स्तूप, भरहुत स्तूप, ग्वालियर का किला या सभी? तो साथियों, लाल बलुआ पत्थर से सभी इमारतों का निर्माण हुआ है जो यहां पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों को परसोरा तथा टिक्की के नाम से जाना जाता है? निचली गोंडवाना क्रम की, ऊपरी गोंडवाना क्रम की, एक या दो दोनों, या फिर गोंडवाना मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों को? परसोरा तथा टिक्की के नाम से मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। किस चोटी पर स्थित बांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? बांचू पॉइंट। सिद्ध बाबा की चोटी, जाना पांव चोटी, सिगार की चोटी या धजारी चोटी? प्रश्न था, किस चोटी पर स्थित बांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम है? चंबल नदी कहां से निकलती है? जाना पांव श्रेणी से निकलती है। तो बांचू पॉइंट कहां होगा? जाना पांव चोटी पर ही होगा। इस तरह से आप इनका उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजा घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उपजा घाटी और रोलिंग पहाड़ियां बुंदेलखंड कहां पर पाई जाती हैं? बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर का पठार या अंगारा? तो बुंदेलखंड के पठार में उपजा घाटी और रोलिंग पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम से इन्हें जाना जाता है। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? किस दिशा की ओर इनकी ढलान है? दक्षिण, पश्चिम, पूर्व या उत्तर? तो उत्तर की ओर इनकी ढलान है, आपको इसका पता होगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। बड़वानी की पहाड़ियां, मैकल पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, मैकल पहाड़ियां, या फिर महादेव, मैकल, फिर बड़वानी? महादेव, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी या बड़वानी पहाड़ियां? आपको सही उत्तर इनका बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनको जमाना है। तो साथियों, पहला ही सही है। सबसे पहले पश्चिम में बड़वानी आएगा, इसके बाद देन महादेव श्रेणी आएगी और फिर मैकल श्रेणी आएगी, अमरकंटक, महादेव, पचमढ़ी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारी वीडियो अब समाप्त हो चुकी है साथियों। इस तरह से यदि आपको वीडियो यह पसंद आई हो, हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, रिवीजन के तौर पर आपको यह प्रश्न पसंद आ रहे हों और आपके लिए उपयोगी हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।